हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब बैच में, जहाँ पे हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। भाई, आप सभी को पता है कि ये मेरा बैच जो है पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुँच सके। करेक्ट। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज हम लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 उठाने वाले हैं, हमारी क्लास 12 का। अब क्लास 12 में हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो अभी तक हम 11th क्लास में अगर हम बात देखें तो 11th क्लास में हम अभी तक करते क्या है? हम सिंगल ओनर के बारे में बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में बात करते हैं, है ना। बट अब हमें ऐसी नीड क्या पड़ी, हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि भैया हमें पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आके बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। करेक्ट। अब सर आपका सवाल हो सकता है कि भाई हम अच्छा वाला एक अकेला बंदा जो था वो बिजनेस चला रहा था, अब जब दो या दो से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम कम हिस्से में आएगा। तो क्या क्यों जरूरी है पार्टनरशिप फॉर्म? तो भैया इसका इस सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बंदा कितना ही कैपिटल लेकर आ जाएगा, कितने कैपिटल अपने बिजनेस में लगा लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अकेला कितनी कितनी सारी चीज संभाल सकता है? बहुत लिमिटेड चीजें संभाल सकता है, तो उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया मार्केट में। अब पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में आके बिजनेस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म बिजनेस। करेक्ट। तो हमारी जो वॉल्यूम 1 है वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक। सबसे पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स, जहाँ पे हम पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं। देन सेकंड चैप्टर का नाम है गुडविल। गुडविल के बाद हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन हमारा एडमिशन, देन रिटायरमेंट, देन डेथ, और लास्ट में हमारा आता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब सब चीजें जो हमें करनी है, सब कुछ पूरा का पूरा जो वॉल्यूम 1 है हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। और जो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक एक्ट लगता है, जो एक लॉ लगता है, उस एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस नाम को भैया आपको अपने घोट के पी जाना है कि ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको ये दिखने वाला है इस पूरे बुक में, पूरी की पूरी बुक में, नॉट इवन इन दिस चैप्टर ओनली, पूरी की पूरी बुक में। ठीक है। अब सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस वर्ड का नाम समझ लें, वर्ड का मतलब समझ लें। एक्ट। एक्ट क्या होता है भाई? एक्ट क्या होता है ना। तो एक्ट का मतलब मैं बता दूं आप सभी को। एक्ट का मतलब क्या है कि भाई कि अगर जो लॉ मेकर्स है, लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब लॉ मेकर्स कौन? जो कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाले हमारे देश में कौन है? हमारे देश में है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि अगर किसी भी तरीके से अगर उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर इस मुद्दे पे एक एक्ट लेकर आने की या कानून लेकर आने की जरूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं? एक लॉ बनाते हैं, एक एक्ट बनाते हैं। अब जब उस एक्ट को बनाने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस में सबसे पहली चीज क्या बनती है? सबसे पहले बनता है एक ड्राफ्ट। क्या बनता है? ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट को ही हम और क्या कह देते हैं? ड्राफ्ट को हम कह देते हैं बिल। सही है। जैसे कि आपने रिसेंट टाइम्स में सुना होगा, एक एनआरसीसी का नाम का एक बिल लेकर आया गया था, जो कि सरकार ने वापस ले लिया था। ठीक है। जैसे ही उसको प्रेजेंट करा गया था बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, तो हमारे देश में दंगे हो गए थे, और उसकी वजह से उन्होंने क्या करा था? उस बिल को वापस ले लिया था। तो क्या वो एक्ट बन पाया? नहीं। तो ड्राफ्ट या फिर बिल कोई भी बना सकता है। वो कौन बना सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देन वो बिल को क्या किया जाता है? उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब वो बोथ हाउसेज कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जब इन दोनों से सहमति मिल जाती है, इन दोनों हाउसेज में से मेजोरिटी लोगों की वोटिंग पक्ष में आती है कि हाँ भाई इस बिल को एक्ट में तब्दील कर देना चाहिए, इस बिल को देश में लागू कर देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। तो वो अल्टीमेटली किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद उनका कंसेंट मिल जाए, अगर उनके सिग्नेचर लग जाए हमारे उस बिल के ऊपर, तो वो बिल अल्टीमेटली क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। करेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्ट बन जाता है। देन अब उसके बारे में अब ये तो एक्ट बारे में हमने समझ लिया। अब एक्ट के बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट। तो चलिए अब चैप्टर के हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 में इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन को दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप सभी, मेरे साथ लिखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है।
The partnership is the relation. Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business, and business carried on by all, or any of them acting for all. अब इस डेफिनेशन का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आया होगा। अभी हम पूरे के पूरे डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझना जा रहे हैं, एसेंशियल फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। करेक्ट। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला पॉइंट है, अब सबसे पहला फीचर क्या दे रखा है हमें? टू और मोर पर्सन। जैसा कि मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में जैसे हमने बोला, इस लेक्चर की शुरुआत में कि भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में आके बिजनेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म बिजनेस। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आके बिजनेस कर सकते हैं और उसे हम क्या कह देंगे? पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कह देंगे। करेक्ट है। अब लेकिन सिर्फ और सिर्फ तीन लोग ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के तौर पे नहीं आ सकते, पार्टनर नहीं बन सकते। अब वो तीन लोग कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जरा। सबसे पहला कौन है? माइनर। अब भैया माइनर का मतलब सभी को मालूम होगा। माइनर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि 18, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जो कि 18 प्लस नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चा है, बालक है, वो अभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के तौर पे एग्रीमेंट में नहीं आ सकता या फिर पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक। अब दूसरा पर्सन आता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उस पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना सकते। एंड थर्ड पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके एमसीक्यू पूछ लेता है। एक तो माइनर के ऊपर एमसीक्यू पूछ लेता है और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के ऊपर पूछ लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। भैया आप इसका मतलब समझना चाहेंगे तो सुनिए। क्या होता है, अगर कोई ऐसा ऐसा पर्सन है जो कि इलीगल एक्टिविटीज में पाया गया है पहले के टाइम पे, या फिर एंटी टेररिस्ट मतलब देशद्रोह के किस केसेस में फंसा हुआ है, तो उसको कोर्ट या फिर लॉ पहले ही बोल देता है कि ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ये किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर नहीं आ सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। तो वो पर्सन कहलाएगा डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। करेक्ट है। तो ऐसा पर्सन जो कि लॉ ने बोल रखा है कि ये पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सीधी सी बात है। अच्छा जी, अब हमने अभी तक पढ़ा क्या कि दो लोग होने चाहिए। मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो। मिनिमम लोग चाहिए दो। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। तो अच्छा, अब आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि हमने तो 100 पढ़ा है। तो 100 तो जो था वो 2013 तक था। कब तक? 2013 तक, 2013 तक, है ना। अब जैसे ही 2014 आया, 14 में एक कंपनीज रूल आया, कंपनीज रूल 2014। इसमें रूल नंबर 10 ने एक लिमिट को कम कर दिया। लिमिट को 100 से कम करके कितना कर दिया? लिमिट को 100 से कम करके 50 बना दिया। सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। चलिए वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सेम, यहाँ पर लिखा हुआ भी हमने कि भाई कहाँ गया? नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, बट the number of partners so prescribed cannot be more than 100, cannot be more than 100। चलिए शायद आपको स्क्रीन विजिबल नहीं थी 1 मिनट के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस से आ गए हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारे पार्टनर्स पहले क्या लिखा था? पहली लिमिट क्या थी? पहली लिमिट थी कोई 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बट जैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज रूल्स आया, कंपनी रूल 2014, उसमें रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर 10। अब इस रूल नंबर 10 ने हमारी कंपनीज हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की अपर लिमिट क्या सेट कर दी? 50। कि भाई हमारे मेंबर्स की लिमिट कितनी कर दी? 50। तो 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान क्या रखना है? मिनिमम कितने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। करेक्ट है। यस। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है कि साझेदारी, समझौता, या फिर समझौते से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कि भाई समझौते से ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में आके कोई सहमति के ऊपर सहमति कर लेते हैं कि भाई हाँ, हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं। तो अब ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो एग्रीमेंट होता है, ये कैसे होता है? ये होता है या तो हमारा रिटर्न हो सकता है या फिर हमारा ओरल हो सकता है। करेक्ट है।
या तो हमारा रिटर्न हो सकता है या फिर हमारा ओरल हो सकता है। अब रिटर्न और ओरल का क्या मतलब है कि भाई हमने फॉर एग्जांपल मैं और आप हम दोनों पार्टनरशिप में आए, पार्टनरशिप में हम दोनों ने आके बोला भाई हाँ हम पार्टनरशिप हम में बिजनेस करेंगे साथ में। हमने कोई कुछ लिखित में कुछ नहीं लिखा, हमने आपस में मुंह जबानी सारी की सारी बातें कर ली, हमने आपस में सब कुछ डिसाइड कर लिया और हमने कहा कि भाई हाँ हम अब क्या है पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस है, अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। करेक्ट। तो ये कैसा बिजनेस हो गया? ओरल। ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? ओरल। लेकिन अगर हम इन सारी की सारी चीजों को अगर हम लिखित में लिख लें, उस लिखित डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। समझ आ रही बात? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। समझ आ रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखेंगे कि भाई क्या जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप क्या एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं रिटर्न में भी या ओरल में भी? तो हाँ जी, ओरल और रिटर्न दोनों ही केसेस में हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ सकती है। बट प्रीफर क्या करा जाता है? प्रीफर हमेशा 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 प्रीफर क्या करा जाता है? रिटर्न। ताकि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उस टाइम पे वहां पे हम उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को देख सकें और सारे के सारे डिस्प्यूट्स को उस रिटर्न डॉक्यूमेंट के हिसाब से सॉल्व कर सकें या फिर समझौता हो सके। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस इसका मतलब तो बहुत आसान है कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए? हमारा बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। ये नहीं कि भाई हम इलीगल काम कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में आ रहे हैं तो धंधा भी हमारा कैसा होना चाहिए? जो हमारा बिजनेस है वो भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लॉ की सहमति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ड्रग्स का बिजनेस करने आ रहे हैं हम पार्टनरशिप में तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, नहीं। ऐसा वो पार्टनरशिप फर्म पहले से ही इलीगल मानी जाएगी, उसको पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो हमारा बिजनेस हमेशा कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लीगल लॉफुल होना चाहिए। करेक्ट है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि जो भी पार्टनर्स हैं हमारे वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए साथ में आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जैसे ये हम दोनों अगर पार्टनरशिप फर्म में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहता हूँ मैं सारे के सारे प्रॉफिट्स रख लूंगा, आपको मैं कुछ नहीं दूंगा और आप भी सहमति जता देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट्स दोनों ही पार्टनर या फिर दोनों से जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी के सभी प्रॉफिट शेयर करते होने चाहिए। अब क्या प्रॉफिट शेयर करने का मतलब यही है कि सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट? नहीं। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को भी शेयर हम किया जाएगा, लॉस को भी शेयर किया जाएगा। अब बताइए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा? नहीं, जरूरी नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस क्या सिर्फ अकेला बंदा कोई अकेला पार्टनर बियर करेगा? नहीं, सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स है वो सभी को बियर करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो मस्ट शेयर लॉसेज ऑल्सो, मस्ट शेयर लॉसेज ऑल्सो। करेक्ट है। देन लास्ट बात, एक इसी में एक छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ होता है जिससे कि एमसीक्यू पूछ लिया जाता है आपको। क्या? ये वाली लाइन, ये वाली पूरी की पूरी लाइन, देयर मे बी अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर शैल नॉट बेयर द लॉसेस। अब अगर हम पार्टनरशिप डीड में मतलब जो रिटर्न एग्रीमेंट था हमारा, रिटर्न एग्रीमेंट में ही हम पहले से लिख दें कि फलाना फलाना जो पार्टनर है हमारे, इन पार्टनर्स को कभी भी हम लॉस का हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, लॉस इनको बियर नहीं करना पड़ेगा, इनको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो बाकी के अदर पार्टनर्स बियर करेंगे, ये पार्टनर्स को लॉस बियर करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। देखिए अगर ए, बी एंड सी ये तीन पार्टनर्स हैं। अब बी के बारे में हमने पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा हुआ है कि अगर फर्म को लॉस होता है तो उस केस में बी को लॉस शेयर नहीं करना पड़ेगा, बी के साथ लॉस शेयर नहीं किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ जो लॉस होगा, जितना भी लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करेगा? ए और सी। लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट होता है तो तीनों के बीच में बटेगा, तो तीनों के बीच में बटेगा। करेक्ट है। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा? लास्ट पॉइंट आता है हमारा बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसके ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छे से मेरे साथ। चलिए लिखा हुआ है सबसे पहले तो कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इस वर्ड को देखिए ध्यान से, एक्टिंग फॉर ऑल। अभी ये एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम दोनों पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस में है और हम दोनों क्या कहते हैं? हम दोनों कहते हैं कि भाई हम आपस में आके बिजनेस कर रहे हैं और आप कहते हैं किसी दिन कि मेरे को मैं आज बिजनेस में नहीं आ सकता या फिर मैं आज बिजनेस में नहीं आ पाऊंगा। तो अब आपकी जगह पे सारा का सारा काम कौन करेगा? मैं करूंगा। करेक्ट है, समझ आ रही बात? तो भाई आपकी जगह पे सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? मैं लूंगा। जो अदर पार्टनर्स है वो लेंगे।
ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो कि काम पे ना आ रहा हो या काम ना कर रहा हो, बाकी उसके बिहाफ पे सारा का सारा कौन सारा का सारा काम कौन कर रहे हो, दूसरे पार्टनर्स कर रहे हो। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, एक्टिंग फॉर ऑल। करेक्ट है। मतलब दूसरे के बिहाफ पे जब कोई अदर पार्टनर काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिंग फॉर ऑल। करेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इन्हीं तीन पार्टनर्स को पढ़े, इन्हीं तीन पार्टनर्स को समझें, तो ये तीन पार्टनर्स थे। अब इनमें से जो बी पर्सन है, बी कहता है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, सारा का सारा काम मेरे बिहाफ पे आप दोनों ही करेंगे, मतलब ए और सी ही करेंगे। तो ए और सी जितना भी काम करेंगे वो सारा सारा काम किसके बिहाफ पे किया जा रहा है, बी के बिहाफ पे। करेक्ट है। तो अगर ए और सी किसी लाइबिलिटी में आते हैं, किसी लाइबिलिटी कोई लाइबिलिटी इनकर करते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी क्या बी के ऊपर आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि बी के ऊपर, बी के बिहाफ पे वो दोनों काम कर रहे थे। करेक्ट। तो अगर ए कोई लाइबिलिटी इनकर करता है, फॉर एग्जाम्पल वो बैंक लोन लेता है फर्म के लिए। करेक्ट है। अगर वो फर्म के लिए कोई बैंक लोन लेता है तो क्या उसकी उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है? नहीं, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तीनों पार्टनर्स की बनेगी। भले ही बी काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बी के ऊपर भी आएगी। करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमने डेफिनेशन में हमने क्या लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल partners or any of them acting for all. In other words, partners are agents as well as principals. Agents as well as principals. Agent और principal का रिलेशन क्या होता था, क्या होता है? एजेंट और रिलेशनशिप का, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है कि भाई अगर एजेंट कोई भी काम कर रहा है तो उसकी वजह से प्रिंसिपल भी बाइंड हो जाता है। उसकी वो सीधा सीधा मतलब है कि प्रिंसिपल भी एजेंट की सारे के सारे कामों से सीधा सीधा रिलेटेड होता है। करेक्ट है। अब अगर कोई पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर कोई काम कर रहा है बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे, तो उसका वो जो काम होगा वो सभी पार्टनर्स को बाइंड कर देगा। बाइंड मतलब बाध्य कर देगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। करेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई फर्नीचर, मैं एक पार्टनर हूँ, मेरे साथ चार पार्टनर और हैं। ठीक है। अब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो भी डीलिंग करने गया मैं गया। अब मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया उधार पे, तो क्या उसकी जो उधारी है वो सिर्फ मेरे सर पे आएगी? नहीं, वो सभी पार्टनर्स के सर पे आएगी, पूरे पांचों के पांचों पार्टनर्स के ऊपर वो उधारी आएगी। करेक्ट है। तो मेरे एक्ट ने किसको बाइंड कर दिया, सभी पार्टनर्स को बाइंड कर दिया। करेक्ट है। तो ये चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। करेक्ट। तो ये लाइन आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है बहुत ही जरूरी से, और यही हमारी डेफिनेशन में यही लिखा था हमारी डेफिनेशन में भी कि भाई बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब मैं सभी के बिहाफ पे फर्नीचर खरीदने गया, तो मैंने जो लाइबिलिटी अपने सर पे ली, तो क्या वो सिर्फ मेरे सर पे आई है? नहीं, पूरी पार्टनरशिप फर्म के सर पे आई है, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स के सर पे आई है। करेक्ट है। चलिए, ये हो गया हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देन अब बात आती है क्या, अब बात आती है हमारे लाइबिलिटीज की। भाई लाइबिलिटीज क्या क्या है पार्टनर्स की? तो सबसे पहली लाइबिलिटी हमें दे रखी है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी है इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म्स कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट। क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट है, अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझते हैं सर। इसका मतलब क्या है कि भाई जब जो पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल हमने अभी पांच पार्टनर्स का एग्जांपल लिया था, मैं उनमें से एक पार्टनर था। मान लेते हैं हमारे पास टोटल मिला के पांच पार्टनर्स है, ए बी सी डी एंड ई। करेक्ट। हमारे पास कुल मिला के पांच पार्टनर्स हैं, उनमें से जो मिस्टर डी है यानी मैं, मिस्टर डी मतलब मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम नेचर का बिजनेस कहीं और खोल के बैठा हूँ जो कि फर्म के कंपटीशन में है, जो कि फर्म से डायरेक्टली कंपटीशन में है, और उस दुकान से, उस धंधे से मैं अपना साइड, उस बिजनेस से मैं अपना प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। तो वो जो प्रॉफिट है मुझे फर्म को देना पड़ेगा, वो फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। इस ये क्यों बनाया गया, ये रूल क्यों बनाया गया, ये लाइबिलिटी क्यों बनाई गई पार्टनर्स के ऊपर, क्यों बोला गया ऐसा? क्यों? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है ना कि भाई फर्म के कॉन्टेक्ट्स को यूज करके मैं अपने पर्सनल फायदे में उसको पर्सनल फायदे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। जो लोग फर्म में आ रहे हैं, जो लोग फर्म में कुछ खरीदने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोन खरीदने आ रहा है, हमारा फोन का धंधा है और मैंने अपनी फोन की पर्सनल दुकान खोल रखी है, तो जो लोग फोन खरीदने आ रहे हैं मैं उनको अपनी दुकान पे ले जा रहा हूँ, और अपनी दुकान पे उनको प्रॉफिट प्रॉफिट जो भी फोन है वो बेच रहा हूँ, और उससे मैं अपना पर्सनल नेचर में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो क्या मैं उस प्रॉफिट को वैसे शेयर करना चाहूंगा उनके साथ?
तो मैं यहाँ मेरी मंशा क्या है यहाँ पे कि मैं उनसे जो प्रॉफिट मेरे को हो रहा है वो मेरे को ही हो, सिर्फ पार्टनर्स के पास ना जाए वो प्रॉफिट, है ना। तो अब इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया, ये लाइबिलिटी क्लॉज लेकर आया गया कि भाई अगर कोई भी पार्टनर है जो पर्सनल नेचर का कोई प्रॉफिट कमा रहा है फ्रॉम सेम सिमिलर बिजनेस, तो उस प्रॉफिट को उसे फर्म में लेकर आना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को उसे फर्म में लेकर आना पड़ेगा और सभी पार्टनर्स के साथ बांटना पड़ेगा। करेक्ट है। देन उसके बाद लास्ट बात आती है इस लाइबिलिटी की, क्या, इफ अ पार्टनर if a partner earns profit for self from any transaction of firm or use of firm's property, ध्यान रखिएगा, use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm only. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हम फर्म का पैसा यूज कर रहे हैं, फर्म का पैसा या फिर फर्म की एसेट यूज कर रहे हैं और उससे हम अपने पर्सनल फायदा उठा रहे हैं, पर्सनल कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, वो पार्टनरशिप फर्म में लेके आना पड़ेगा और पार्टनर्स के साथ बांटना, शेयर करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, पार्टनरशिप फर्म का एक बैंक अकाउंट खोल रखा है हमने, उस बैंक अकाउंट में से मैंने कुछ पैसे निकाले और मैंने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब उन शेयर से मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म में लेकर आना पड़ेगा और पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। समझ आ रही बात। लेकिन क्या सेम लॉस के साथ होगा कि मैंने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद जो मुझे लॉस हुआ, उस लॉस को मैं सारे के सारे पार्टनर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई जो तुमने इन्वेस्टमेंट करा वो बिना पूछे करा और खुद के पर्सनल नेचर में करा, तो उससे जो तुम्हें लॉस हो रहा है वो तुम भी बियर करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी वजह से कहा गया जो भी प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट को फर्म में लेकर आया जाएगा और उसको शेयर किया जाएगा, लॉस के साथ ऐसा नहीं होगा, लॉस वो अकेला खुद बियर करेगा। ठीक है, चलिए। और यही यही क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 क्वेश्चन है, जो कि इस टॉपिक, इस लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। करेक्ट है, चलिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। अब सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले तो क्या बोला गया, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। भाई क्या बात हुई, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई माइनर जो पर्सन होता है, माइनर जो बच्चा होता है, वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि भाई अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री कर जाएं, सारे के सारे पार्टनर अगर अपना कंसेंट दे दे कि हाँ भाई हम इस बच्चे को, इस माइनर को हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर लेकर आना चाहते हैं और आ सकते हैं, तो उस टाइम पे हम पार्टनरशिप फॉर्म में अपने माइनर को, किसी भी माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं, है ना। अब इन्होंने तो ये कह दिया, तो इसका रीजन क्या है, इसके साथ साथ एक और इन्होंने बात कही है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पार्टनर को, माइनर पार्टनर को हम अपने फर्म में लेकर आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर हमें लॉस होता है तो वो लॉस माइनर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है माइनर के साथ शेयर किया जाएगा। अब आप पूछेंगे माइनर को लेकर आने का फायदा क्या है, वो ना तो कैपिटल लेकर आ रहा, ना कुछ लेकर आ रहा। तो एक हो सकता है या तो वो कैपिटल सच में लेकर आ रहा हो, दूसरा हो सकता है कि भाई उससे कुछ हमें बेनिफिट हो रहा हो, अगर उस बच्चे के आने से हमें कुछ लगता है कि बेनिफिट हो सकता है, हमारे पास हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्या पता वो इन्फ्लुएंशियल बच्चा हो, बहुत ज्यादा स्टार किड हो, कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी टाइप का बच्चा हो, और उसको हम लेकर अगर अपने बिजनेस में आ जाएंगे तो हमारे बिजनेस का काफी नाम होगा, हमारा काफी बेनिफिट होगा। तो ऐसे हम माइनर पार्टनर को भी, ऐसे हम बच्चे को भी हम अपने पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर लेकर आ सकते हैं। करेक्ट, तो ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट आती बात, a person may be admitted as a partner all either with the consent of all the partners या फिर existing partners or in accordance with the express agreement among the partners। express agreement का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल या फिर रिटर्न, उससे कोई हमें लेन देन नहीं है कि वो रिटर्न में हो है या नहीं एक्चुअली में। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या, कि भाई कंसेंट ऑफ ऑल के बारे में बोला गया यहाँ पे। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर किसी पार्टनर को, नए पार्टनर को हमें एडमिट करना है, तो उसके लिए सभी के सभी पार्टनर्स का, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन सभी पार्टनर्स का एक डिसीजन, उसका उन सभी के पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया कि भैया हम इस पर्सन को एज अ पार्टनर हम अपनी पार्टनरशिप में एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो वो पार्टनर, वो जो पर्सन है वो पार्टनर नहीं बन सकता। समझ आ रही बात।
तो फिर से एक बार इस वाली लाइन को रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। अगर ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं और इनमें से डी एक पर्सन है, डी एक पर्सन है और ए और बी चाहते हैं कि ये जो डी पर्सन है ये पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर आ जाए, लेकिन सी जो भाई साहब है, इन सी भाई साहब ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर नहीं देख सकता। तो उस टाइम पे उस केस में डी को स्टिल मेजोरिटी होने के बाद भी डी को हम एडमिट नहीं कर सकते अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर। करेक्ट है, समझ आया? अगर सी भी सहमति दे दे, अगर सी भी सहमति दे दे कि हाँ ठीक है मैं डी को एक्सेप्ट कर लूंगा पार्टनरशिप एज अ पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उस केस में हम डी को पार्टनर बना सकते हैं। तो जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी की सहमति है तभी पार्टनर बन सकता है, वरना नहीं बनेगा अगला पर्सन। नेक्स्ट आती बात, a partner may retire from the firm either with the consent of all या फिर other partners in accordance with an express agreement among the partners। अब या तो जिस जिस हिसाब से पार्टनरशिप डीड में लिखा है उस हिसाब से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, सेम जैसे कि हमने डी के बारे में इस केस के बारे में बात करी जो नीचे लिखा हुआ है हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी। तो अब जैसे कि मैं कहूँ इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास है तीन पार्टनर्स ए, बी और सी। अब सी चाहता है कि मैं छोड़ के जाना, अब मैं फर्म जो है फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो इसको क्या लगेगा, इसको दोनों पार्टनर्स का, अदर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है इन दोनों पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा कि क्या मैं छोड़ के जा सकता हूँ या नहीं। अगर ये दोनों सहमति दे देते हैं तो सी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है, रिटायर हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों पार्टनर कंसेंट नहीं देते कि नहीं आप नहीं छोड़ सकते हमारी पार्टनरशिप फर्म को, तो वो पार्टनर नहीं छोड़ सकता। समझ आ रही बात? अच्छा जी। अब इसमें एक चीज़ बोली गई, इसमें एक चीज़ बोली गई बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू में फंस जाती है बहुत बार कि क्या रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? तो आंसर है नो, इट इज़ ऑप्शनल। करेक्ट है। तो हमारी रजिस्ट्रेशन कराना हमें ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल बात है। अगर हमारी मर्जी है तो हम करा सकते हैं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम नहीं कराना चाहते तो हम नहीं कराएंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म तब भी वैलिड माना जाएगा। ऐसा कंपनीज के केस में नहीं होता। कंपनीज के केस में क्या है, कंपनीज के केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, लेकिन ऐसा पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन बात आती है एक लास्ट वाली, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस केस में हमारी पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व मानी जाती है। पूरी की पूरी फर्म को ही हम क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इसमें। अब ज़्यादा समझने वाला कुछ रहा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक चीज़ होती है पार्टनरशिप डीड। ये आपका बुक का ही पेज है। पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप डीड इज अ एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट है? रिटर्न एग्रीमेंट। अब अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तभी उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। अगर वो ओरल है तो रिटर्न, तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगा। सही बात है? यस। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। अब भैया वो ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। क्या? पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है ना, लेकिन पार्टनरशिप डीड कैसी होगी? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, हमेशा रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस चीज़ को याद ध्यान रखेंगे आप लोग कि भैया हमेशा पार्टनरशिप डीड जो होगी वो हमेशा रिटर्न में होगी। अगर पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में आ रही है तो वो ओरल में भी आ सकती है, ओरल एग्रीमेंट से भी आ सकती है और रिटर्न एग्रीमेंट से भी आ सकती है। लेकिन अगर हमने रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये पार्टनरशिप डीड तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स हो। सही है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अलग अलग क्लॉजेज बोले जाते हैं और अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारी लिखी हुई होती है इस पार्टनरशिप डीड में। इस पार्टनरशिप डीड में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स।
अब पार्टनर का नाम लिखा लिखा जाता है, उनके बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखी जाती है, उनके एड्रेसेस लिखे जाते हैं। ऐसी सेम होता है पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स और उसका सारी की सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे लिखी जाती है। देन उसकी पार्टनरशिप डीड में, देन उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आपका मेन बिजनेस को बिजनेस कहाँ पर है, आपका बेसिकली हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। तो आपका आप फॉर एग्जांपल आपके देश देश में मतलब राज्यों में बहुत अलग अलग राज्यों में आपकी ब्रांचेस हैं, तो उसमें से आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, मेन जगह आपकी कौन सी है, हेडक्वार्टर्स कौन सा है, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करना पड़ता है। देन नेचर ऑफ बिजनेस कि भाई आप किस तरीके का धंधा कर रहे हैं, ताकि हम लॉफुल और अनलॉफुल के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकें। अभी हमने पढ़ा कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हमारा हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, करेक्ट। देन आती बात कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कि हमारी एक्चुअली में पार्टनरशिप जो है वो शुरू कब हुआ, ये बिजनेस जो है वो शुरू कब हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, करेक्ट। तो उसके बाद आती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भाई जो पार्टनर्स है हमारे, उन्होंने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है, कितना कितना पैसा कैपिटल के रूप में लगा रखा है बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों चीजें को साथ में पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब मालूम है आप लोगों को, आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इन सब जगह पे इस चीज को पढ़ा था। क्या था ऐसा, जो कैपिटल लगा रखे होते हैं ओनर ने, उस पैसे के ऊपर हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, तो वही चीज है। अब पार्टनरशिप रीडिंग में हमें लिखना पड़ता है कि किस रेट से हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो रेट बेसिकली क्या होता है, लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कैसा अमाउंट होता है जो कि पार्टनर विड्रॉ कर लेता है अपने बिजनेस में से, उसने जो ऑलरेडी कैपिटल लगा रखा होता है, उस कैपिटल के पैसे को जब वो निकाल लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। अब ड्राइंग्स किसके ऊपर लगता है, उस ड्राइंग्स कितने रेट से लगेगा, ये कहाँ पे लिखा होता है, कहाँ पे मेंशन होता है, पार्टनरशिप डीड में, करेक्ट है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हम किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को या लॉसेस को, हम शेयर करने वाले हैं, करेक्ट है। अब इसी क्लॉज में एक और बात लिख दी जाती है कि ये पर्सन अगर ऐसा है तो ये पर्सन इस पर्सन को हम लॉस में भागीदार नहीं बनाएंगे, ही विल नॉट बियर द लॉसेस, इसी क्लॉज में लिख दिया जाता है, ठीक है। वैसे पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि भाई हमारा क्या रेशियो रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर, हम जिसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे, करेक्ट है, थ्रू आउट द लाइफ, बल्कि लाइफ ऑफ पार्टनरशिप। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या हो गया सर, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि ऐसा लोन, ऐसा पैसा, इंटरेस्ट लोन का मतलब हो गया कि भाई ऐसा पैसा जो कि लोन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा होता है, ये कहाँ पे मेंशन होता है, हमारी पार्टनरशिप डीड में। अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में क्या है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, हमारा कमीशन, ठीक है। ये दोनों चीजें और एक आधी चीजें और होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन सभी चीजों को मिला के हमारा क्या होता है, रेम्यूनरेशन। अब वो रेम्यूनरेशन कितना रहना चाहिए ईच टू द ईच पार्टनर, वो यहाँ पे स्पेसिफाई होता है, मेंशन होता है। सेकंड चैप्टर आता है हमारा वैल्यूएशन गुडविल। अब वहाँ पे अलग अलग मेथड्स के बारे में हम समझेंगे, गुडविल हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। तो अब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में हम किस मेथड से वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, वो यहाँ पर मेंशन होता है पहले से, मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड, मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का क्या मतलब हुआ, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब हुआ कि भाई हम अपनी एसेट्स का किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे, किस तरीके से उसका वैल्यूएशन करने वाले हैं, ठीक है। बस इसमें इस इन अब जो आगे के पॉइंट्स हैं इनको ज़्यादा समझने की या इनको ज़्यादा गहराइयों में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आप एक बार रीडिंग ले लीजिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उस टाइम पे क्या कैसे हम सेटलमेंट करेंगे, ये लिखा हुआ है। देन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि भाई हम कौन सा ईयर चूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो हम हमारी अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर के हिसाब से करने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करने वाले हैं। ये सब चीज़ें भी काम लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। हर पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखा होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपने अपनी 11th में बीएसटी में पढ़ी होगी, बिजनेस स्टडीज में, क्या कि पार्टनरशिप अलग अलग तरीके की होती हैं। एक सबसे पहले कि भाई पीरियड स्पेसिफाई होता है, उतने पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस चलेगा, जैसे वो पीरियड खत्म होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा वेंचर, कि भाई एक पर्टिकुलर धंधे के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए वो लोग एक साथ आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं
और वो जैसे ही वो गोल ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो जाता है वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। और एट विल का मतलब जब इच्छा होगी तब तक चलेगी, जब हमारा मन करा कि बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक होती है। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, बस ये क्लॉज लिखा हुआ है, अब इसमें क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होंगी, कितना कितना उसको पैसा दिया जाएगा, कैसे कैसे पैसा दिया जाएगा, वो सारी बातें। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सेटल किया जाएगा, उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या ये एसेंशियल है? तो आंसर है नो, आंसर है नो। नो, इट इज नॉट एसेंशियल टू, बट इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब प्रेफरेबल है, कि भाई ये आम तौर पे, अमूमन तौर पे ऐसा कहा जाता है कि आपको लिखित में सारी की सारी चीजें लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होगी तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि भाई हमने ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है ना। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी चीज पे आपत्ति जताता है तो उस टाइम पे हम उसको पार्टनरशिप डीड में दिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपने इस चीज की सहमति दी थी, अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट में भी काम आता है, क्योंकि अगर वो मुद्दा अगर कोर्ट तक चला जाता है तो उस टाइम पे भी हमारी पार्टनरशिप डीड एज अ एविडेंस काम करती है। करेक्ट, क्योंकि पार्टनर हमारा कोई भी जो लॉ होता है तो वो लॉ क्या मांगता है, जस्टिस क्या मांगता है, सबसे पहले प्रूफ मांगता है। अब वो प्रूफ के तौर पे आपके पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रूफ के तौर पे काम करती है। करेक्ट, अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या दे रखी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे रखी है पहली, इट गवर्न्स इट गवर्न्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, ये हमने पढ़ा। और डिस्प्यूट्स अराइजिंग among the partners are settled on the basis of partnership deed, it being a written contract, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला वर्ड, इट बीइंग अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारी की सारी चीजें हमने पहले से ही लिखी हुई है, तो उसके बिहाफ पे हम सारी की सारी चीजें कह सकते हैं कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में तो उस टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हो सकता है, क्योंकि हमने कहा शुरुआत में कि पार्टनरशिप भी हो सकता है, और क्योंकि हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है तो वो कैसे भी आ सकती है, ओरल से भी और रिटर्न से भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड जो है हमारी एब्सेंट हो, प्रेजेंट ही ना हो, हमने बनाई ही ना हो, तो उस केस में क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, अब वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, अब जो हम पढ़ने वाले, ये प्रोविजन। इफ, क्या लिखेंगे हम, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, then the provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applicable। अब देखिए भाई होता क्या है, हो सकता है पार्टनरशिप डीड हमने बनाई ही ना रखी हो, और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि पार्टनरशिप डीड हमने बना रखी है लेकिन उस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में हमने उस पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, अब सैलरी कितनी देनी है हमें पार्टनर्स को, उसके बारे में हमने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा ही, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है। करेक्ट है, अब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, हम किसकी सुनेंगे, हम सुनेंगे भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। करेक्ट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे क्या कहता है, सबसे पहली चीज, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा किसके बारे में, सैलरी के बारे में, सैलरी के बारे में, तो वो क्या होगा, नो सैलरी विल बी अलाउड, नो सैलरी विल बी अलाउड, कि भैया उस टाइम पे हम पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देने वाले। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिफाइन नहीं कर रखे कि हम कितना रेट से इंटरेस्ट देंगे, तो उस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या मतलब हुआ कि भाई जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो फर्म को उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि अगर उसके बारे में पहले से ही रेट डिसाइड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, तो उस केस में क्या लगेगा, रेट रेट लगेगा 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है,
कि इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म को पार्टनर को लोन इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। करेक्ट। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हमने पढ़ा था वहाँ पे कि भाई हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखना पड़ता है कि किस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट या लॉसेस को बांटेंगे। अब अगर ये इस बारे में हमने लिखा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो क्या होगा, तो जो सारे के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे वो इक्वली शेयर किए जाएंगे। कैसे करे जाएंगे, इक्वली। करेक्ट। और लास्ट वाला आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है सर कि भाई जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाए। अब वो अगर हमने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो कितना होगा, नो चार्ज विल बी अलाउड, नो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ध्यान रखेंगे इस चीज को, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो भैया ये जो एक ऐसी टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपके पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्यों, क्योंकि पूरे चैप्टर में हर जगह इस्तेमाल आने वाली चीजें हैं। ठीक है, आपसे हर जगह बोल दिया जाएगा, हर जगह साइलेंट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो हर जगह साइलेंट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट लगाना पड़ेगा, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल करने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर पार्टनरशिप एब्सेंट होती है तो किसके प्रोविजन लगते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे मेरे साथ। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला इधर इधर ध्यान दे रहा, फोकस। सबसे पहला, अगर पार्टनरशिप एब्सेंट है या उस पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में पार्टनरशिप में नहीं लिखा कुछ भी, तो किसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। करेक्ट। देन उसके बाद अगर 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 सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो सैलरी विल बी नॉट अलाउड। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। देन उसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा, रेट स्पेसिफाई नहीं है, तो वो कितना रेट से जाएगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सेकंड लास्ट हो गया हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर हमें कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में या फिर पार्टनरशिप डीड में, तो हम क्या मान के चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली इक्वली इक्वली। करेक्ट है, मतलब अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, मतलब इक्वली। ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट स्पेसिफाई नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस में क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। वर्ड क्या है, चार्ज, ध्यान रखेंगे इस चार्ज वर्ड को। ठीक है, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हमारा थ्योरी जो है बेसिकली वो पूरा का पूरा कवर हो गया फर्स्ट चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी किसी भी रूप में अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को, इन वीडियोस को, पूरी की पूरी सीरीज को, पूरे के पूरे बैच को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।